वेलकम टू राकेश टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। एक नए जोश और उड़ान के साथ इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ये आपका चौथा लेक्चर है इस वीडियो का है। देखिए, हम आपको पहले भी प्रकाश के परावर्तन पढ़ा चुके हैं और ये पूरी तरह से सीरियल से हम लेकर आ रहे हैं। और जो विद्यार्थी अगर शुरू से वीडियो को देखते आ रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, और वीडियो के साथ साथ आप नोट भी करते रहिए। अगर आप नोट करते हैं हुआ तो आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपका एक प्रॉपर नोट तैयार हो जाएगा, जो कि परीक्षा में बैठने से पहले 2-4 दिन या रिवाइज बराबर करते रहिएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा। कितना बार वीडियो देखेगा? एक बार वीडियो देख करके उसको पूरी तरह से लिख करके छोड़ दीजिए, तो नोट प्राप्त हो जाएगा। यही हम आपको बता रहे हैं कि पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, सुनिए ध्यान से। इसके पहले हम इस वीडियो के माध्यम से, इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि फोकस किसे कहते हैं, मुखज किसे कहते हैं, वक्ता किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, और यही बात बताए ध्रुव किसे कहते हैं। ये पूरा हम आपको गोलीय दर्पण में पूरा ढांचा बता दिए थे। और ये भी हम बता दिए थे कि गोलीय दर्पण दो भाग में होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अगर हम बाहर से रख देंगे तो अवतल हो गया, यानी जिसका परावर्तक सतह धंसा हो तो उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह अगर उभरा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, देखिए दोनों में अंतर पूछता है, दोनों का उपयोग भी पूछता है और फोकस भी पूछेगा। तो फोकस की परिभाषा इसके वीडियो में दे दिए थे। या इसके पहले एक बार नहीं तो सुन लीजिए, आपको हम बताए थे कि फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है, तो कोई भी दर्पण और कोई आपके पास दर्पण हो, जिससे अवतल दर्पण है, तो ये मुख है, यानी ये ध्रुव है। पी से सूचित किया जाता है ये, और ये द्वारक है, ये वक्ता केंद्र है। यानी कि मुख के समान जितने भी किरणें होते हैं वो परावर्तन के बाद एक मुख के जिस बिंदु पर, यानी मुख के जिस बिंदु पर मिला, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मिलाने में, मुख के जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को कहते हैं फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसके पहले हम बता चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि उत्तल दर्पण आप देखिएगा, उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण जो फोकस होते हैं वो दर्पण के पीछे बनता है। जैसे एम एन हो गया, और ये आपका वक्ता केंद्र हो गया। वक्ता केंद्र भी दर्पण के पीछे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मुख से समांतर जब जाते हैं ना किरणें, तो ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम बोलते हैं फोकस करते हैं। तो बात को समझ लीजिएगा। कोई भी, और यही अगर हम देखिए, अवतल में आप पढ़ ले के दर्पण के आगे फोकस होता है, उत्तल दर्पण के पीछे फोकस होता है, लेकिन समतल में कहाँ होता है? देखिए, चूंकि ये जानना जरूरी होता है कि समतल दर्पण में जो फोकस होता है ना, वो अनंत पर होता है, क्योंकि इसमें किरणें मिलवे नहीं करता, मिलवो करता था अनंत पर। देखिए, जहां सभी किरणें, हमको पहले बताया, फोकस जो होता है कि जहां सभी किरणें आके मिल जाए तो उसे हम फोकस कहते हैं। अब समतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तन जब होता है ना तो अनंत पर जाके मिलता है, इसीलिए समतल दर्पण का जो फोकस होता है ना वो अनंत होते हैं। इस बात को नोट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि समतल दर्पण के फोकस कहाँ होता है। तो समतल दर्पण का जो फोकस होता है अनंत पर होता है। तो ये बात को समझ लीजिएगा, और ये आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए आपको 5 मिनट पूछेगा कि गोलीय दर्पण में एफ बराबर, यानी फोकस या जो एफ बराबर जो होगा, फोकस जो होगा वक्ता त्रिज्या के आधा होगा। या ऐसे ही पूछ सकता है कि वक्ता त्रिज्या फोकस के दुगनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आज हम वही चीज को हम सिद्ध करेंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिए इसे। देखिए, थोड़ा समझिए, और ये 5 मिनट पूछा जाता हुआ, और ये अच्छा समझना है। ये 5 मिनट अवतल में भी पूछता है और उत्तल में। तो हम क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं कि अवतल दर्पण में, अब ऐसे क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2 सिद्ध करें जहां एफ फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, और आर जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है। ये होता है, ये आपका सिद्ध करने के लिए पूछता है। तो टेंशन बिल्कुल ना लेना है, हम आपको इजी तरीका से बताएंगे और अच्छे तरीका से बताएंगे। देखिए, हम पहले एक अवतल दर्पण की रचना करते हैं। एक अवतल दर्पण का रचना हम कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये एम और एन द्वारक है,
द्वारक बताए थे। द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के चौड़े भाग को द्वारक कहते हैं। और ये दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ये वक्ता केंद्र सी। कोई दिक्कत नहीं। तो हम दर्पण के बारे में लिख देंगे कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका फोकस दूरी या फोकस ले सकते हैं, फोकस एफ, वक्ता केंद्र सी है, देखिए सी है, तथा ध्रुव पी है। इतना लिख देना होगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे, देखिए एक मुख्य अक्ष के समांतर, यानी देखिए पीसी के समांतर किरण खींचते हैं, जो परावर्तन के बाद यानी कि ए बी कोई किरण खींचते हैं, जो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से यानी एफ से गुजर जाता है। तो ये बात को समझना है। तो लिख लेंगे कि माना कि एम एन एक, माना कि ए बी एक प्रकाश का किरण है, लिख देंगे, प्रकाश का किरण है, इतना लिख देंगे। और देखिए सुनिए ध्यान से, जो दर्पण के बी बिंदु, देखो बी बिंदु है कि नहीं, दर्पण के बी बिंदु से टकराकर दर्पण के बी बिंदु से टकराकर फोकस एफ से गुजर जाता है। कितना लिखेंगे? देखो एक चीज और रखिए, रचना क्या करेंगे, रचना ये हम अभिलंब खींचते हैं, और इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं परावर्तन के नियम, है कि नहीं? तो परावर्तन के नियम से भी चलेंगे, पहले अभिलंब खींचना जरूर होता है। अभिलंब खींचने, जैसे देखिए पीसी से अभिलंब खींचते हैं, बीसी, तो हम बीसी अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब देखिए, अभिलंब में क्या होता है ना कि जो प्रकाश होते हैं ना, जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाती है, अभिलंब ये होते हैं। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही बिंदु से, मतलब एक ही रास्ता से होकर जाता है। तो टेंशन ले लेना है कि परावर्तन की अभिलंब बीच है, तो आपको पता हो कि अभिलंब ये है, तो ये आपतित किरण है, अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, और ये हो जाएगा परावर्तन, ठीक है। अभिलंब खींचते हैं, लिख देते हैं, खींचते हैं, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता होगा कि परावर्तन के नियम से आप पढ़े हुए, परावर्तन के नियम से, तो आप परावर्तन के नियम से पढ़े होंगे, परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से आप पढ़े होंगे, परावर्तन के नियम से आप पढ़े आई बराबर क्या पढ़े, आर, क्या पढ़े, आई बराबर आर पर है, तो टेंशन नहीं लीजिए। तो आई जो होगा देखिए ए बी सी, तो कौन ए बी सी, और आर जो होगा ना, देखिए आर को याद है, सी बी एफ, तो कौन सी बी एफ, याद आ गया। इसको आप समीकरण एक ही मान सकते हैं, समीकरण एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका परावर्तन के नियम से है। चूंकि एक चीज और आपको बता देते हैं, ए में जो होता है ना मुख्य अक्ष के समांतर, यानी पीसी के समांतर है। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा और बीसी क्या है, तिर्यक रेखा है, तो आप पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होते हैं, जिससे आप नुमा पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए ये दो किरणें हैं ना, तो समांतर मुख्य अक्ष के हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है, तो यानी कि जेड की आकृति, जो जेड की आकृति बनता है ना, वो एकांतर कोण होती है। यानी अगर ये थीटा होगा तो भी थीटा, अगर ये 60 डिग्री होगा तो भी 60 डिग्री होगा, इसे एकांतर कोण कहते हैं। यानी कह सकते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो एक तिर्यक रेखा जब काटती है, तो जब जेड की आकृति बनाती है तो एकांतर कोण, यानी कि ये वाला 120 होगा ना, तो ये भी 120 होगा। अगर इस देखिए तो ये एकांतर कोण है, तो इसमें ही हम लगाएंगे। तो ये तभी संभव है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, आपको पता चल गया होगा। तो हम देखिए हम लगाते हैं, यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी जो है समांतर है, किससे समांतर है, बीसी का समांतर है। तो समांतर है, तो आपको पता हुआ कि जब मुख्य अक्ष जब समांतर है,
तो आपको पता होगा क्या, और BC क्या है, कि BC एक तिर्यक रेखा काम करेगा, तिर्यक रेखा है। हम इतना लेके चलेंगे तो आपको पता है समांतर होगा तो एकांतर को लेंगे जेड का, देखो जेड का जो बन है ये वाला जेड का, देखिए दोनों रेखा समांतर है, जेड का कीर्ति देखो जेड का कीर्ति ये वाला, देखो ये वाला यानी आई है तो ये भी आई होगा। यानी कह सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BCF होगा। इसको समीकरण 2 ले लेंगे, यानी कि ये कोण ABC ये कोण और BCF यानी ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद हम आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा हम मिटाते हैं, थोड़ा सा देखिए आप थोड़ा सा नहीं तो थोड़ा सा एक चीज देखिए लीजिए, थोड़ा सा इधर लिखते हैं थोड़ा सा आपको, तो आप देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 कुछ देखिए आपको मिलेगा कुछ। देखिए समीकरण 1 2 में देखिएगा ना, तो आपको ABC कोण ABC या कोण ABC दोनों बराबर है। जब ये दोनों जब दायां पक्ष वाला बराबर है तो बायां पक्ष बराबर भी होगा। तो यानी कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा देखिए तथा समीकरण 2 ये आपको पता चल गया। तो आप देखिएगा कि कोण ये दोनों बराबर है, इसको छोड़ देंगे, सीधे समझिए इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं, यानी करेंगे कि BCF, यानी देखो BCF ही हुआ अपने, और उसके बाद देखिए बराबर कोण करेंगे CBF। इसको हम समीकरण 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 3 ले लेना है तो आपको ये चीज समझिए कि BCF कहाँ है, तो B देखिए B आपको नजर आएगा, CF यानी ये कोण, और देखिए एक और कोण है CBF यानी CBF यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो यानी कह सकते हैं कि किसी ये देखिए त्रिभुज के अंदर है, BCF क्या है, एक त्रिभुज के अंदर है। तो आपको पता है जब किसी भी त्रिभुज के अंदर 2 कोण बराबर हो, जब 2 कोण बराबर हो तो आप नॉर्मल पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज में 2 कोण जब बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, तो आपको पता होगा। तो वही हम चीज लगाएंगे, किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होगा तो उसका 2 भुजा भी बराबर होगा। तो आप देखिए थोड़ा सा, यानी कि BCF तो उसके सम्मुख कोण के सामने सम्मुख भुजा बराबर होगा। तो यानी कि देखिए I के सामने यानी कि BCF, तो BCF यानी कि इसके सामने वाला कोण BF होगा, यानी भुजा BF होगा, तो BF लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये वाला यानी CBF यानी ये इसके सामने जो भुजा होगा वो CF होगा। देखिए I के सामने था, ये इसके सामने यानी सम्मुख भुजा ये ना हो गया, यानी BF बराबर होगा, और इसके सामने ये वाला होगा यानी इसके सामने ये भुजा यानी CF होगा। की बात को समझिएगा यार भैया, तो यानी कह सकते हैं कि आपका CF के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो ये समीकरण आपका 3 हो गया। पुनः हम चलेंगे ना, देखिए आपको पता होगा कि थोड़ा चित्र को देखिएगा, ये जो है ना देखिए बहुत सारा किरणें आ रहे हैं, बहुत सारा किरणें आ रहे हैं, बहुत सारा लाख करोड़, लेकिन हम एक किरण की बात कर रहे हैं। अब ये समझिए कि अगर मान ली जाए कि ये B बिंदु अगर P के निकट हो जाए, यानी या लगभग निकट मान लीजिए, या आप ये समझिए कि ये देखिए आपका ये है, तो अगर हम ऐसे करेंगे ना तो देखिए आप देखिए घड़ी की सुई की तरह देखिए, तो ये ना देखिए कि आ करके इसी पर ये गिर जाएगा, यानी कि ये वाला लगभग ये वाला बराबर से, तो या B बिंदु P के बहुत निकट है। ऐसे भी सकते हैं कि B बिंदु P के बहुत निकट है, निकट ले लेंगे, निकट ये होगी, तो निकट है तो देखिए हम लेंगे, यानी कि ये जब दोनों देखिए जब ये वाला निकट दोनों है तो ये जाके निकट, यानी BF बराबर PF, यानी कह सकते हैं सर BF बराबर होगा PF। तो देखिए समीकरण हो गया 4 होगा समीकरण 4। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को देखिए, दोनों देखिए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को आप देख लीजिएगा। तो समीकरण 3 और 4 को देखिएगा तो आप बोलेगा सर BF समझ में आ रहा है, ये दोनों BF बराबर है, तो बराबर रखने लेना ये दोनों कर देंगे। जब ये दोनों बराबर है LHS बराबर तो RHS बराबर होगा, तो यानी कह सकते हैं कि CF जो बराबर होगा वो PF के बराबर होगा। गुड, वेरी गुड। यानी CF जो होगा बराबर देखो CF यानी PF बराबर होगा, और PC क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, और PF क्या है, फोकस दूरी है। तो हम आपको एक चीज और लिखते हैं, देखिए थोड़ा समझिएगा, आपको पता होगा कि PC यहाँ 2 भाग में है। PC कितने भाग में, देखो PC 2 भाग में, एगो CF है एगो PF है, यानी कह सकते हैं सर CF एगो PF है। तो बोलिएगा सर CF तो PF के बराबर दिया गया है, CF जो है PF के बराबर है, तो यानी इसका मनवा जो होगा यानी PF, तो PF यहाँ रख देंगे PF, यानी CF के बदले क्या ले सकते हैं, PF ले सकते हैं, तो PF हो गया PF।
यानी बोलेंगे सर पीसी जो होगा ना ये जो होगा 2 पी एफ के बराबर हो गया। और पीसी क्या है तो बोलेंगे सर वक्रता त्रिज्या है, यानी कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। और ये आपको हो गया फोकस हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कह सकते हैं कि जब एफ निकालिएगा तो r/2 ये सीधा आराम से हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से आपको हम बता चुके हैं। ये आपका पूरा जो लेक्चर है ये 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि अब तक दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करें। तो मुझे आशा, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में जो आएगा वही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हमको सभी चीज़ का ध्यान रखना है, हमको भविष्य भी देखना है ना। ये कि नहीं कि हम हॉट क्वेश्चन पढ़ लें और फिर है कि नहीं पता चला कि क्वेश्चन नहीं भी नहीं करे। हम भविष्य के भविष्य के ध्यान रख के पढ़ना है। हमको 10th नहीं पास करना है, हमको आगे भी बढ़ना है। इसीलिए सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रख करके पूरी बारीक तरीका से हम सीखेंगे, एक एक चीज़ सीखेंगे। वीडियो लंबा पूरा नहीं होगा, कम से कम 20 मिनट के हम अंदर में वीडियो देंगे ताकि आप वो भी नहीं। और रोज दिन ये वीडियो को लेक्चर कीजिए और इसको नोट कीजिए, कल जितने भी हम पढ़ाते हैं उसको नोट कीजिए। और दिमाग में एक चीज़ रखना बाबू कि हमको बस कुछ ज़िंदगी में करना है, बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि हमको ज़िंदगी में कुछ बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही कहेगा, कामयाब होइएगा ना, बस एक ही चीज़ दिमाग में कामयाब होइएगा ना, बस दिमाग में रखना है। जिस दिन आप कामयाब हो जाइएगा ना भाई, तो सोच लीजिए कि आपके मम्मी पापा जो मन्नत मांगते हैं मंदिर में आपके लिए, है कि नहीं, आपके लिए रिश्तेदार से या पड़ोस से समाज से जो ताना मिलता है ना, बस एक बार यही मौका है। आप तो कभी मम्मी पापा को तो कभी खुश कर भी नहीं किए, है कि नहीं, तो एक बार खुश है ना करिए भी। और इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के बनाइए, इसको 5-5 बार लिखिएगा। हमको 5 बार कम से कम, इसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो कम से कम 5 बार इसको बनाओ, कम से कम जितना तक बनाओ जब तक कि सीख नहीं जाओ। यही बता रहे, बार बार प्रैक्टिस करो। जब भी वीडियो देते हैं ना इसके पिछला बना के लाओ, तब पढ़ने में मजा लगेगा, ऐसे नहीं मजा लगेगा, ऐसे नहीं मजा लगेगा। तो जितना भी देता है इसको कम से कम 10-20 बार, जितना बार में आपको याद हो जाए, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में लिखते रहिए। गारंटी देते हैं कि माहिर बन जाइएगा, यही बात बताता है। जय हिंद। इसी के लिए समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।